हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो ताकि आप एरोमेटिसिटी 5 मिनट में फटाफट रिवाइज कर लें। तो जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं आई थॉट कि उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, पेपर आने वाला है। एंड ऑल्सो जो नहीं भी पढ़े हैं दैट्स फाइन, आप ये वीडियो देखें और अगर आपको कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी, यू कैन पोस्ट मी इन कमेंट्स। आई विल अपलोड दिस PDF ऑल्सो। एक लिंक मैं अपलोड कर दूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, मैं ऐड कर दूँगी, तो यू कैन डाउनलोड द क्वेश्चंस फॉर फर्दर प्रैक्टिस। तो देखो, अब यहाँ मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको, एरोमेटिसिटी। ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक होता क्या है। एंड फिर उसके बाद हम फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। ये देखेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक एंड कौन सा नॉन एरोमेटिक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे नीट में। चलो फिर देखते हैं फटाफट। ये देखो जी, तो एक सीक्वेंस होता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आता है स्टेबिलिटी का। आपको वो बहुत सारे ऑप्शंस में, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दे देंगे और फिर पूछेंगे कि आप कंपेयर करें इनकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज एरोमेटिक, सी आई एम हाईलाइटिंग दिस पोर्शन, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। अब बात आती है, अब बच्चों का क्वेश्चन है मैम ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो अब एरोमेटिक कंपाउंड्स बताने के लिए आई वुड टेक एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की जो भी कंडीशन होती है वही एरोमेटिक की। अब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, एकदम सिंपल रखते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं हम, जो स्ट्रक्चर है दैट शुड बी प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए अपना, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस में तो ये होता है स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, मतलब आपका जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। एक जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो उससे नेक्स्ट कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड जहाँ जिस कार्बन के बीच में आया होगा उससे नेक्स्ट कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज हो, या उससे नेक्स्ट कार्बन पे कोई लोन पेयर हो, या फिर उससे नेक्स्ट पे कोई नेगेटिव चार्ज हो। तो ये सारी कंडीशंस आपने ऑलरेडी रेजोनेंस में पढ़ी होगी, तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे भी हैं। इन शॉर्ट हम ये कह दें कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, शुड बी प्लेनर, दैट्स इट। अच्छा, उसके साथ साथ इट शुड फॉलो द 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल, दैट इज हकल्स रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, n कैन बी 0। अच्छा, अगर n 0 होगा तो आप वैल्यू पुट करके देखें, आंसर आएगा 2। अच्छा, n अगर मान लो 1 है तो ये कितना आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको दिखाई देती हूँ कैसे आ रहा है, ये रहा 6। और अगर n2 है तो आंसर कितना आएगा बेटा, इट वुड बी 10। तो इन शॉर्ट मैं ये कह दूँ, या तो आपके उस कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो अपना कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। फिर नेक्स्ट आता है एंटी एरोमेटिक। क्या होता है, एंटी एरोमेटिक में भी सेम है, आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। उसके साथ साथ इट शुड फॉलो 4n इलेक्ट्रॉन रूल। 4n में n की वैल्यू क्या होगी। अब सोचो आप ये कि अगर n 0 कर दिया तो ये तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो ये नहीं होगा। आप n की वैल्यू 0 नहीं कर सकते, n1 या फिर n2 3 4 ऐसा। और अगर मान लो n1 2 3 4 है तो ये 4n में हम पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 8 12 एंड 16। तो 4 के टेबल में जो भी वैल्यूज़ आती वो सारी, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारा कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और जितनी भी कहानी बच गई जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में फिट नहीं होती वो कैसे होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ये तो ठीक है, हमें समझ आ गया, आप हमें ना एग्जाम्पल से बताएं थोड़ा। तो देखो, चलो अब हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल से। ये लो जी, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट बिना क्वेश्चंस के आपको कभी समझ आ ही नहीं सकता है, ये गारंटी है। तो एक्सक्यूज मी, हम करें फिर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है जो आप सबकी फेवरेट, मिस बेंजीन। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, इसको हम इस तरीके से समझाते हैं। यहाँ पे देखो, ये सारी कार्बन है, इन सब ने डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। जितने भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं सारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। इसका मतलब ये सारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई।
अब दूसरी कंडीशन क्या थी, या तो ये हकल्स रूल को फॉलो करे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ मैं काउंट करूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो कितने होंगे यहाँ पे 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो भाई 2 6 10, यही हमने देखो ऊपर बताया था आपको कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 6 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो। हाँ जी, तो यहाँ ये हमारा कैसा हो गया, कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। तो वी जस्ट चेक दैट कि अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो कंपाउंड है दिस इज बेंजीन एंड दिस इज एरोमेटिक। नेक्स्ट चेक करें। अब देखो इसमें जो ये कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड का क्या होता है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, दैट मीन्स इट इज़ नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर है तो ये सीधा ही आंसर क्या आ गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में अभी जितने भी यहाँ कार्बन है सब पे डबल बॉन्ड है, मतलब एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो दैट मीन्स दिस इज प्लेनर। इसका मतलब ये है प्लेनर है। और काउंट करें पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इट इज़ एंटी एरोमेटिक, इट इज़ एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दिस कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कार्बन होता है तो कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और जहाँ ये डबल बॉन्ड होगा वो तो ओबियसली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। अगेन दिस कंपाउंड इज प्लेनर, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 और 2 फिर से 4 आ गए, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से इट इज़ अगेन एंटी एरोमेटिक। फिर से मैं बता देती हूँ, एरोमेटिक के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे, 2 6 10, एंटी एरोमेटिक के लिए 4 की टेबल में भी 2 आए बस। और नॉन एरोमेटिक जो कंडीशंस को फॉलो नहीं करता एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के, दैट कंपाउंड वुड बी नॉन एरोमेटिक ओनली। चलिए जी, नेक्स्ट है, अब ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें देख के आप बता सकते हैं कि आप पहले खुद ट्राई करें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दें और फिर एक बार खुद से ट्राई करें और फिर आंसर मैच करें अपना। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे दिस कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव है, ये लगेगा तुम्हें कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट दिस नेगेटिव इज इन रेजोनेंस। जैसे ये रेजोनेंस में हो गया तो इसका मतलब ये यहाँ पे हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने कितने हो जाएंगे, 2 and 2 टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसकी वजह से दिस इज अगेन एंटी एरोमेटिक। ओके, आई होप आपको समझ आया। जब देखो, जब भी कोई नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होगा तो इसका मतलब वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, और पाई बॉन्ड में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो वो स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में हम उस लोन पेयर को काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें यूजुअली बच्चे गलती करके आते हैं, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क करा था। देखना एक बार पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना। अच्छा, अब देखने से ये लगेगा कि हाँ यहाँ पे हर एक कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है तो इट मस्ट बी प्लेनर, और पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 एंड 2 8, और 8 तो 4 के टेबल में आता है तो इट मस्ट बी एंटी एरोमेटिक। पर ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसा होगा। जी हाँ, तो ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से ऐसे होंगे। तो अब ये क्योंकि नॉन प्लेनर है और हम इसी को बाथ टब लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो ये कैसा हो गया अपना नॉन प्लेनर होने की वजह से, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। आप अब आगे जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं आप पहले पोज करेंगे, खुद करेंगे और फिर अपना आंसर मैच करेंगे। अब ये कंपाउंड फिर से आ गया, इसमें देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कि sp2 sp2। ठीक है, और फिर ये डबल बॉन्ड है अगेन sp2, तो कंपाउंड इज प्लेनर। अब मैं काउंट करूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कितने, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ऐसे सिर्फ इसके, तो 2 के लिए तो इट इज़ एरोमेटिक। नेक्स्ट ये देखो, अब की बार फिर से
पॉजिटिव sp2 आ गया है और बाकी सारे कार्बन sp2 हैं। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मस्ट बी एरोमेटिक। ठीक है, अब ये देखना, अब कुछ बच्चे कहेंगे 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मैम एंटी एरोमेटिक। बेटा जी ये कार्बन देखो, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब टेट्राहेड्रल मतलब नॉन प्लेनर, नॉट प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक। पहले हमेशा आप प्लेनर या नॉन प्लेनर चेक करें। अच्छा ये अब देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ हम 2 पॉजिटिव चार्ज देख पा रहे हैं तो इसके करके यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये कंपाउंड बाथ-टब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये प्लेनर होता है। एंड यहाँ पे 2 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये अपना एरोमेटिक है। अब कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, हेट्रो एटम्स होते हैं। हेट्रो एटम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा एटम आ जाए तो हेट्रो एटम होगा। तो ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है। तो अब नीट में जो क्वेश्चन बनता है दूसरे टाइप का, वो स्पेसिफिकली ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हेट्रो एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन का भी क्वेश्चन आता है, तो मैं वो भी यहीं कवर करवा देती हूँ। तो ये देखो, दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। सिमिलरली जैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन करवाया था ना ऊपर, ये 5th वाला क्वेश्चन, हो सकता है आपको वहाँ नहीं समझ आया हो, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 11 ये लोन पेयर है, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो दिस लोन पेयर हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड्स के लिए हमें कभी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए ही नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 और एक ये तीन जो हैं सिग्मा बॉन्ड्स, वही उन्हीं के लिए हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। हेंस हाइब्रिडाइज स्टेरिक नंबर वुड बी 3 एंड हाइब्रिडाइजेशन sp2। और ये कैसा हो गया, आप कंपाउंड प्लेनर हो गया। अच्छा अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम आपने तो ये सिखाया था कि स्टेरिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब आप ये लोन पेयर काउंट नहीं कर रहे, तो याद रखें अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो काउंट नहीं होगा, और पाई बॉन्ड कभी भी काउंट नहीं होते हैं। तो ये कैसे आ गया sp2। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें कितने कितने, एक तो लोन पेयर ये 2 हो गए, और 2 4 और 2 ये वाला भी 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस दिस इज एरोमेटिक। और बेटा नाम याद रखना, दिस इज स्पाइरल। नेक्स्ट, अच्छा ये NCERT में लिखा हुआ है, GOC में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज थायोफीन। अब होता क्या है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है तो इट हैज़ 2 लोन पेयर। टेक्निकली अब बच्चे क्या सोचेंगे कि यहाँ पे मैम ने कहा था कि लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो तो कंपाउंड अल्टीमेटली कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। और हम टोटल काउंट करेंगे तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। ये ऐसे करते ही गलत है क्वेश्चन। क्या करना है बेटा जी, एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा, हम जब भी ऐसे देखते हैं कि किसी एटम पे 2 लोन पेयर है तो उसका एक ही लोन पेयर हमेशा पार्टिसिपेट करता है। और इसको डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि ये एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। इन शॉर्ट में बता दूँ कि अगर ये एक लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा भी इधर पार्टिसिपेट करेगा, तो ये जो दोनों होंगे वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पाई बॉन्ड के लिए तो हमें PX PY PZ 3 ऑर्बिटल्स प्रोवाइडेड होते हैं, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से समझेंगे कि 2 लोन पेयर अगर किसी एक एटम पे एक साथ हैं तो ये इधर एक इनमें से कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा। मैंने ये वाला करवा दिया नीचे वाला, और ऊपर वाला एज इट इज़ ऐसे का ऐसा रह जाएगा। तो अब इसके अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूँ तो कौन से होंगे, 2 4 एंड 2 6। तो अब ये फिर से क्या हो गया, अपना एरोमेटिक हो गया। अब ये फिर से क्या हो गया, अच्छा कुछ टीचर्स को ऐसे भी समझाते हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको। 2 लोन पेयर हैं, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो सल्फर 2 डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और sp हाइब्रिडाइज्ड तो कैसा होता है, 180 डिग्री होता है, जो कि किसी भी रिंग में पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, इससे आंसर आ जाता है, हम इसको गलत नहीं कहेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगेन ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर्स, लेकिन एक ही पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 2 4 एंड 2 6, और 6 मतलब ये क्या हो गया अपना, आ गया एरोमेटिक। इसका नाम है फ्यूरेन। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा
हेट्रो एटम है, जिस जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और इसके साथ ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड भी बना हुआ है, तो सच लोन पेयर्स नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो ये कितने हो गए अब की बार, 2 4 और 2 6। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इट इज एरोमेटिक। अच्छा, इसका नाम है पेरिडीन। नेक्स्ट है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। तो ये तो सारे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गए ना, तो नॉन प्लेनर हो गए। नॉन प्लेनर हो गए मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया बेटा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट अब देखें, यहाँ पे आपको लगेगा एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, लेकिन डबल बॉन्ड भी तो हैं, एंड इन सच केसेस लोन पेयर्स नेवर पार्टिसिपेट। तो कितना हो जाएगा अब अपना पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 एंड 2 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, प्लेनर हुआ, और क्या हो गया अब ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कहाँ लिखा है, 14th ग्रुप में लिखा है। कहाँ लिखा है, NCERT में लिखा है। क्या नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फुलरिन क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, इनके कार्बन ऐसे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डायमंड क्या होते हैं, अपने नॉन एरोमेटिक होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही इसके अंदर भी कार्बन होती है। ग्रेफ नहीं, मैंने तो भाई गलत बोल दिया यार, एक बार मैं इसको कट कर लूँगी। तो फुलरिन जो होता है, फुलरिन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये एरोमेटिक है। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। एंड ग्रेफाइट अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये क्या होगा जी, एरोमेटिक होगा। बेटा जी यहाँ से क्वेश्चंस और भी बहुत सारे बनते हैं, तो ये 14th ग्रुप का हो जाएगा वैसे तो देखा जाए तो। जैसे आपसे कोई ये पूछ ले कि डेल्टा HF का केस की जब हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, तो हम वहाँ पे यही बोलते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट जो होता है उसका डेल्टा HF 0 होता है, तो थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं, अपना नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखा दें, तो ये कुछ ऐसे 2 हाइड्रोजन होते हैं और दोनों आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, जिसकी वजह से दिस कंपाउंड इज नॉन प्लेनर और ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो ये क्या हो गया अपना नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट आता है नेप्थलीन। नेप्थलीन में क्या हो गया, ये भी एरोमेटिक रिंग और ये भी एरोमेटिक है, ओवरऑल इट इज़ एरोमेटिक, ठीक है जी। एंथ्रासिन एरोमेटिक एंड फिनेंथ्रीन इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो ये नीट में अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये NCERT ने बेटा स्ट्रक्चर्स बना के दिए हैं, तो हमें थोड़े से जो सिंपल पॉलीसाइक्लिक है इनको हम थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे कोई पूछे कि ये स्टेबल है कि नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये अपने आप को इस तरीके से रखते हैं। तो जैसे ये ऐसा हो गया, तो ये जो रिंग है अब इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ये देखो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो इसका मतलब ये कैसा है, एरोमेटिक। ऐसे केसेस में ये किस तरीके से बॉन्ड टूटे, ये अच्छा यहाँ पे एक दिख देता है, हाँ ये अब करेक्ट हो गया। ये देखो ये ऐसा था, तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटे यहाँ पे, तो ताकि यहाँ पॉजिटिव आए और यहाँ क्या आ जाए, नेगेटिव, ताकि अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने होंगे, 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये रिंग भी इंडिविजुअली एरोमेटिक हो गए। यहाँ पे 1 2, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो फिर ये भी क्या हो गया है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एरोमेटिक। चलिए जी, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, वो होंगे, क्वेश्चन आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ से पूछेगा, बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, और कुछ ऐसा होगा, ये वाला हाइड्रोजन उसको एलिमिनेट करना होगा, ठीक है।
तो अब हम कोई ऐसा देख लेते हैं, मान लो एक ये हो गया और एक मैं ये कंसिडर कर लूँ, ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं हमें। तो अब क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे शो करेगा, H+ रिलीज करके, और H+ अगर यहाँ से रिलीज होता है, सोचिए ना, इस कंपाउंड में अगर ये H+ रिलीज हो जाएगा तो पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा ना, और नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा, बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर बनाया है। ये नेगेटिव, इसने अपना H+ अब एक रिलीज कर दिया है, -H+, ठीक है। तो होता क्या है, अब H+ रिलीज करने के बाद जो हमारा कंपाउंड बना है उसकी स्टेबिलिटी देखो। इफ़ आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन दैट कंपाउंड विच वॉज फॉर्म्ड, इफ़ इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल, तो ही हम ये कह सकते हैं दैट कंपाउंड वॉज हाईली एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे देखो, अब मैं काउंट करूँ इसका, 2, 2, 4 एंड 2, 6, तो ये हो गए हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, तो ये स्टेबल हो गया। सिमिलरली यहाँ से अगर हम H+ निकाल भी दें तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगी क्या, हाँ होगी। लेकिन क्या कंपाउंड प्लेनर है, नहीं है। क्यों नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये क्या है, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का मतलब ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होने से, अच्छा ठीक है, पता चल गया नॉन एरोमेटिक है। अब इसमें हम यहाँ देखें, इसका H+ हटा दें हम, इसका जैसे ही H+ हटाएंगे तो ये कुछ H+ हटेगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज आते ही 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अरे 8 इलेक्ट्रॉन्स का इसका मतलब क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या थे स्टेबिलिटी की, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही हो गया, मतलब कि H+ रिलीज करने के बाद जो कंपाउंड बने उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, दैट्स इट। अब कुछ बच्चे ऐसा डाउट लेकर आते हैं कि मैम हमारे पास ना 2 रिंग है और दोनों ही एरोमेटिक है, तो हम बताओ अब क्या करें। तो उस केसेस में क्या होगा, अगर ऐसा, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे एक और इसी में ही ऐड कर देते हैं कि अगर ऐसा आ जाता, ऐसे एक अगर ऐसी रिंग आ जाए जिसके अंदर क्या हो, जैसे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 की एक कोई रिंग आ जाए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो जितनी बड़ी रिंग होती जाएगी, जितना रेजोनेंस आता जाएगा, उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ये ध्यान रखना। मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ अलग से। तो एक और क्वेश्चन आता है जो यहाँ से, वो रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आता है, और वो ये पूछते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहेगा, अगर मान लो मेरे पास ये कंपाउंड था और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवानी है, SbCl5 के साथ, इन सब की रिएक्शंस करवानी है, तो आप हमें बताएं कि रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी। एक ये है, ठीक है। अच्छा, और एक मान लीजिए, हाँ, जो हम ऊपर अभी समझाना चाह रहे थे ना कि 2 एरोमेटिक रिंग आ जाए, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। ये हो गया ABCD, कर लेते हैं एक और, देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, SbCl5 का कैरेक्टर क्या होता है, अपने साथ एक Cl- को लेके जाना और SbCl6 बना लेना, ठीक है। तो इसका मतलब जो पीछे जो भी स्ट्रक्चर बचेगा उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब हम ये कह दें कि यहाँ पे अपना ये जो है स्ट्रक्चर, इसका Cl निकला यहाँ से, Cl- बाहर निकला, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब इसमें काउंट करें हम, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 और 2 4, तो इसका मतलब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इट इज़ एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे Cl- निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें 2, 4 एंड 2, 6, तो इसका मतलब ये क्या हो गया है, एरोमेटिक। तो
ये यहाँ से Cl माइनस बाहर निकालें आप तो इधर पॉजिटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए जी यहाँ पे? ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और इसका अगर मैं बात करूँ यहाँ से Cl माइनस निकालें तो पॉजिटिव, बट दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक का यहाँ मैं लिख दूँ। अब स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। अच्छा, रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? Cl ने पार्टिसिपेट कर लिया, Cl बाहर निकलने के बाद पीछे जो कंपाउंड बचा दैट शुड बी हाईली स्टेबल। अब स्टेबल देखो ना, ये केस देखो यहाँ पे B एंड C दोनों एरोमेटिक है, यही मैं केस बता रही थी वहाँ पे B और C। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा हुआ होगा, तो B इज़ मोर स्टेबल देन C। और उसके बाद फिर कौन आएगा? अपना D आएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है। और फिर कौन आएगा? A आएगा। एक सेकेंड, फिर कौन आएगा? A आएगा। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, BCDA। तो सबसे पहले कौन हुआ? दोनों एरोमेटिक, एरोमेटिक में भी ज़्यादा कौन? जिसके अंदर रेजोनेंस ज़्यादा हुई है। फिर नॉन एरोमेटिक और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। तो हमने यहाँ पे एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे, या तो एसिडिक स्ट्रेंथ का या रिएक्टिविटी का, या फिर वो डायरेक्ट स्टेबिलिटी कंपेयर करवा दें, वो सारे हमने बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक पार्ट होता है दैट इज़ एन्यूलिन्स। एन्यूलिन्स कुछ नहीं होता बेटा, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जहाँ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। और जैसे ये मैंने जो लिखा हुआ है ना, ये जो बाथ लाइक स्ट्रक्चर आया था, ये सब, तो ये सब क्या है? एन्यूलिन्स ही हैं। अच्छा, एनुलिन्स अपने सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में कहीं नहीं है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ से नीट का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं हो पाएगा। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? इसके बाद ये कर लें तो जो भी बच्चा जहाँ से भी पढ़ रहा है, जैसे भी पढ़ रहा है, PYQs तो सबके पास होंगे, तो PYQs कर ले। और अगर नहीं है, या जिसको ये लगता है मैम हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, आप ही हमें प्रोवाइड कर दो, तो मैंने एक लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है, वहाँ पे जाएं। और मैंने इसी एरोमेटिसिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डाली है, तो वो कर लें। अच्छा, एक चीज़ मैं सजेशन यहाँ पे आपसे पूछना चाह रही थी कि आप मुझे ना टॉपिक बता दें कि मैम ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो मुझे कभी समझ नहीं आता, आप इस पे कोई छोटी वीडियो बना दें ताकि मैं इजीली उसको समझ जाऊँ। फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चों को यूजुअली बफर समझ नहीं आता है, या कुछ बच्चों को यूजुअली pH नहीं समझ आता है। ठीक है, अब मेरे को जैसे कुछ बच्चों को ये लगता है कि मैम आप सिर्फ N2 नाइट्रोजन से रिलेटेड 15th ग्रुप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा दें एक साथ, फिर 16th ग्रुप से, जैसे भी आपके सजेशन है वो बता दें, वो मुझे हेल्प करेंगे कि नेक्स्ट हम किस चीज़ पे वीडियो बनाएं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सब बच्चा अच्छा ही कर रहा है। धन्यवाद।